तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74, और आर्टिकल 74 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 53 जो है वो राष्ट्रपति के नाम से काम किए जाने की बात करता है, कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में निहित करता है। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसको कुछ भी काम करना है, कोई भी काम करना है तो वो उसके पीछे आर्टिकल 74 जो है वो लगेगा। इसी आर्टिकल 74 के अंतर्गत वो काम करेगा। आर्टिकल 74 का मतलब एक मंत्रिपरिषद रहेगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री रहेंगे, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इनके कहने पर राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मर्जी के बिना काम नहीं कर सकते। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उसको करवाया, तो उन्होंने एक प्रावधान डाल दिया संविधान में कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वो कुछ भी नहीं करेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो राष्ट्रपति को अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने गलत सलाह दी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद, गरिमा, प्रतिष्ठा, उसका एक तरीके से सीमांकन इस संविधान संशोधन के माध्यम से हो गया था। तो ऐसे में 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44th अमेंडमेंट हुआ मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में, और उन्होंने इसमें एक चीज जोड़ दी। इन्होंने कहा कि हाँ ये बात ठीक है कि मंत्रिपरिषद के कहने पर ही राष्ट्रपति काम करेंगे, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए वो कह सकते हैं मंत्रिपरिषद को कि भाई अगर आपने कोई सलाह दी और राष्ट्रपति को नहीं पसंद तो उनको रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मंत्रिपरिषद अगर दोबारा से उस सलाह को उसके पास भेजेगी तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, लेकिन एक बार पुनर्विचार का प्रावधान इनके लिए कर दिया गया। अब आर्टिकल 75 में मंत्रियों के संदर्भ में प्रावधान है। उसमें सबसे पहला प्रावधान तो यह है कि सबकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री बाहुबली रहेंगे। कितने संख्या हो सकती है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से सवाल आता है। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहले इस तरीके का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जिसके कारण हुआ क्या कि 1990 का जो गठबंधन सरकारों का दौर था, उस गठबंधन की सरकारों में जब भी सरकार बनती तो कई सारे दल मिलकर के सरकार बनाते। अब हर पार्टी बोलती मेरे को ये मंत्री का पोस्ट चाहिए, मेरे को वो मंत्री का पोस्ट चाहिए। ऐसे में सरकार क्या करती, सारे घटक दलों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, उनकी मांगों को पूर्ति करने के लिए हर अलग अलग तरीके के मंत्री की पोस्ट जो है उनको देती रहती, और इतने ज्यादा मंत्री हो जाते, इतने ज्यादा मंत्री हो जाते कि बड़ा ही बंदर बाट जैसा हो जाता था। तो ये महसूस किया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या को कम करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए 2003 के अंदर एक संविधान संशोधन होता है जिसको हम बोलते हैं 91वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन से यह प्रावधान कर दिया गया कि भाई लोकसभा की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, जितनी कुल संख्या है, उस कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। यानी कि लोकसभा में की कुल संख्या के केवल 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, उससे ज्यादा मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और भी चीज है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कि अगर मंत्री जो है वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि केवल लोकसभा से ही होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मंत्री बन सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई मंत्री है, ठीक है, और दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता निर्भर सदन की सदस्यता से उसको हटा दिया गया है, तो ऐसे में वो मंत्री की पोस्ट पर भी नहीं रहेगा, मंत्री की पोस्ट से भी हट जाएगा। कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर अगर अयोग्य निर्भर घोषित किया गया है, उसको हटाया गया है, तो मंत्री की पोस्ट पर अगर है तो वहां से भी हट जाएगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। यहां पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब मेरे दोस्त प्रधानमंत्री की इच्छा है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को कहेंगे कि भैया इस मंत्री को हटा दो, राष्ट्रपति हटा देंगे। प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति को कि इस मंत्री को, इस व्यक्ति को मंत्री बनाने नियुक्त कर दो, राष्ट्रपति कर देंगे। यानी कि कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर हो सकता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आर्टिकल 75 ये क्लियर करता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा में आपके पास बहुमत नहीं है तो मंत्रिपरिषद गिर जाएगी, सरकार भंग हो जाएगी, ठीक है, तो यानी कि उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो लोकसभा में विश्वास बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। राष्ट्रपति इन सबको शपथ दिलाते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है इनको दिलाई जाती है। अब एक और प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है,
चाहे वो संसद का सदस्य हो या ना हो, लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी का भी सदस्य ना हो, लेकिन उसके पीछे एक टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही मेंबर नहीं है और वो संसद वो मंत्री बना दिया जाता है उसको, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको या तो लोकसभा की या राज्यसभा की दोनों में से एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं लेते तो मंत्री पद की उसकी पोस्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। सदन में अधिकार क्या है? सदन में ये प्रत्येक मंत्री जो है वो किसी भी सदन में भागीदारी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्य केवल लोकसभा में भागीदारी कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य केवल राज्यसभा में भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन मंत्री वो चाहे किसी भी सदन का हो, वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार रख सकता है, क्योंकि मंत्री की जिम्मेदारी बनती है जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं उससे संबंधित नीतियों के संदर्भ में जवाब देने की, ठीक है, उन नीतियों के संदर्भ में सरकार का पक्ष रखने की। तो ऐसे में लोकसभा राज्यसभा दोनों में वो जा सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बस वोट नहीं दे सकेगा, ठीक है, केवल वोट नहीं देगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो वोट नहीं देगा, वोट कहां देगा? वोट केवल अपने सदन में, जिस सदन का वो सदस्य है वहां पर वो वोट डालेगा। इसके आर्टिकल 88 के अंदर ये प्रोविजन था, ठीक है, अनुच्छेद 88 के अंदर ये प्रावधान आपको देखने को मिलता है। अगले पर चलते हैं सलाह की। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। अब राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को काम करने की सलाह देती है, उस सलाह के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई मंत्रियों ने राष्ट्रपति को ऐसी सलाह क्यों दी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब एक और मुद्दा है कि कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि नया इलेक्शन होने से पहले मंत्री परिषद मान लेते भंग हो गई, अब कुछ टाइम तक खाली रहा, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई कार्यपालिका नहीं, कोई मंत्री परिषद नहीं। अब ऐसे में राष्ट्रपति को कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो वो काम राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वैसा काम करने के लिए भी उसको मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 74 क्लियर कहता है, अनिवार्य है। कोर्ट ने भी ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 74 तो अनिवार्य है राष्ट्रपति के ऊपर, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। अब ऐसे में मंत्री परिषद है ही नहीं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके लिए ना तो कोई नई मंत्री परिषद बनाई जाती है, ना ही कोई नया चुनाव होता है। जो पुरानी मंत्री परिषद है वो अस्तित्व में बनी रहती है, जरूरत के समय उसी की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। हालांकि होता यह है कि ऐसे समय में कोई भी प्रमुख बड़े काम नहीं किए जाते, लेकिन कई बार जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, कोई महामारी टाइप में कोई चीजें हो गई, कोई बहुत आप एकदम जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसे में पुरानी मंत्री परिषद जो थी उसी की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और चीज करना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है कि एक सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये भी कार्य करता है मंत्रियों के लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के लिए भी बाध्यकारी है, यानी कि कैबिनेट ने जो फैसला कर दिया वो फैसला फाइनल है। कोई भी मंत्री चाहे वो कैबिनेट के फैसले से खुश हो या खुश ना हो, उसको उसका समर्थन करना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर उससे बाहर जाकर के उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपना त्याग पत्र दे सकते हो, ठीक है, आप छोड़ सकते हो कि भैया मेरे को नहीं करना, मैं जा रहा हूं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन खिलाफ नहीं जा सकते। त्याग पत्र देने के बाद आप जाकर के कुछ चीजें अगर आप डिस्कस करना चाहो तो डिस्कस कर सकते हो बाहर कि भैया मैंने क्यों त्याग पत्र दिया, क्यों मैं असहमत था। लेकिन मंत्री रहते हुए आप सरकार की किसी मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय से असहमत नहीं रहोगे, आपको उनका समर्थन करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी फैसला हो। अगर आप समर्थन नहीं कर रहे न करना चाहते तो अपना इस्तीफा दे देना। बहुत सारे लोग जो हैं वो त्याग पत्र देख करके इस तरीके की उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। संरचना देख लेते हैं। 3 प्रकार के मंत्री देखने को मिलते हैं। एक जिनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, जो सबसे प्रमुख होते हैं, ठीक है, आमतौर पर सरकार चलाने का काम जो है यही कर चलाते हैं। फिर राज्य मंत्री होते हैं और फिर उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो है उनके पास केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, गिने चुने ही संख्या होती है, ज्यादा नहीं होते, 15-20 के करीब, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम आप देखोगे तो इतनी ही संख्या में आपको देखने को मिलते हैं। सारे डिसीजन, सारे फैसले यही लोग लेते हैं। कैबिनेट जो है, इस वर्ड का इस्तेमाल आर्टिकल 74 में नहीं मिलेगा। आर्टिकल 74 में केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलती है, मंत्री परिषद देखने को मिलती है, यह चीज ध्यान रखना। अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्री परिषद की बात करता है, ठीक है, मंत्री परिषद की बात करता है।
लेकिन जब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की तो उसके लिए अनुच्छेद 352 है, आर्टिकल 352 है, जो कि मंत्रिमंडल की बात करता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सुझाव पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की जो है उद्घोषणा करेंगे। तो मंत्रिमंडल का वर्णन अनुच्छेद 352 में देखने को मिलेगा। सबसे प्रमुख व्यक्ति जो है यही होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं उनको क्या होता है, जो मंत्रालय या विभाग है उनको स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, या मूल रूप से देखोगे तो बेसिकली कैबिनेट मंत्रियों के साथ सहयोगी के तौर पर वो काम करते हैं। उप मंत्री जो है वो राज्य मंत्रियों की मदद करते हैं उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कार्यों में आमतौर पर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मंत्री परिषद में एक और पोस्ट ला दी जाती है जिसको बोलते हैं उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री का कोई मैंडेटरी प्रावधान नहीं है, ये बेसिकली एक राजनीतिक पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट है। कोई एक गठबंधन दल में इस तरीके की चीजें ज्यादा होने की संभावना रहती है। जब कोई एक पार्टी है या कोई गठबंधन जो दल है, गठबंधन की सरकार है, ऐसे में बड़े बड़े प्रधानमंत्री के पद के दावेदार कई सारे व्यक्ति हो जाते हैं, कोई एक स्पष्ट दावेदार नहीं होता है। तो ऐसे में अगर किसी एक व्यक्ति को अगर आपने प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया, प्रधानमंत्री बन गया, तो बाकी लोगों का नाराज होने का खतरा होता है, उनसे पार्टी में टूटने, पार्टी के बिखरने का खतरा होता है। तो ऐसे में उस दूसरे व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। सेम राज्यों में भी किया जाता है, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो ये राजनीतिक कारणों से इसका किया जाता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंदर अंतर देखोगे तो मंत्री परिषद मतलब सारे मंत्री जिसमें आते हैं उसको मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अंदर जो कैबिनेट है जिसमें कम होते हैं, जो मेन प्रमुख है 15 से 20, वो मंत्रिमंडल में होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में तीनों श्रेणी के मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में तीनों श्रेणी के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद को सारी शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 74 में लिखा गया कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन वास्तविकता में उन सारी शक्तियों का प्रमुख यूज जो है वो मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिमंडल ही करता है। यही लोग डिसीजन देते हैं, बाकी मंत्रियों से इतना नहीं पूछा जाता है। ये 10-15 लोग मिलकर के जो फैसला कर दिया वो फैसला फुल एंड फाइनल जो है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है।